हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अपना आज का इम्पोर्टेंट जो रहेगा बेसिकली वो रहेगा गोल्डन एमसीक्यू पे रहेगा, गोल्डन एमसीक्यू विथ रेशनल। आप लोगों के रिकमेंडेशन पे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था पहले पार्ट में, उसके अंदर काफ़ी सारा आपका प्यार मिला और आपके थ्रू रिकमेंडेशन थी कि एक और वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। गोल्डन क्वेश्चन है, तो आपको एक बार ज़रूर देखने ये क्वेश्चन। एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है इनके, 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आने के। तो टॉप 20 MCQ होने वाले हैं। जो टारगेट अपना रहेगा फोकस बेसिकली वो एम्स कंबाइंड नॉर्थ स्टेट पे रहेगा। NCHO के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और CRPF और आने वाली ESIC वैकेंसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले MCQ हैं। तो अपन 1 बाय 1 MCQ डिस्कस करेंगे रेशनल के साथ में। 20 क्वेश्चन है, बट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। सबसे पहले फर्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा आज का, हाउ मच ml डोज एडमिनिस्टर ऑफ रोटा वैक्सीन। तो क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, रिलैक्स होके आराम से, फिर आपको बताना है आंसर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मच ml डोज एडमिनिस्टर ऑफ रोटा वैक्सीन। मैंने डोज को ml के अंदर पूछा है, नहीं कि ड्रॉप्स के अंदर। आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा 5 ड्रॉप्स, बट ये रॉन्ग है। 5 ड्रॉप्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हाउ मच ml के अंदर पूछा है। तो कितना ml ड्रॉप रहेगा? तो मोस्ट ऑफ 1 ml जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। 1 ml इज़ द राइट आंसर रहेगा रोटा वैक्सीन का। रोटा वैक्सीन का 1 ml इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट जो रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ रीनल डिसफंक्शन और रीनल फेलियर। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा सबके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लीवर के हैं, किडनीज़ के हैं एंड अलग अलग पैनक्रियाज के होते हैं। तो अपन 1 बाय 1 अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, बट इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो होने वाला है मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। तो बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ रीनल डिसफंक्शन भी बोल सकते हैं या फेलियर भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर आपको राइट आंसर कमेंट के अंदर आप बता सकते हो, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो ए ऑप्शन होने वाला है BUN। BUN का मीन्स होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रहेगा। सेकेंड जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सीरम एमाइलेज, सीरम एमाइलेज। तो BUN का लेवल भी किडनी के अंदर देखते हैं, बट ये राइट आंसर नहीं है। बी ऑप्शन है सीरम एमाइलेज। सीरम एमाइलेज बेस्ट इंडिकेटर होता है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज का अगर पूछा जाए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा, तो सीरम एमाइलेज आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो है वो है सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन आपको पता होगा, जो अपन प्रोटीन्स के लेवल का चेक करते हैं, उसके अंदर एल्बुमिन का लेवल चेक करते हैं। तो उसके अंदर ये इंडिकेटर्स है, ये लीवर का इंडिकेटर है बेस्ट। बट अपना जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है सीरम क्रिएटिनिन इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ रीनल डिसफंक्शन और फेलियर का, तो आपको सीधा राइट आंसर बताना सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट रहेगा, थर्ड इम्पोर्टेंट MCQ है, गोल्डन MCQ है, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो लिवर सिरोसिस का आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज बताना है। वैसे तो बहुत सारे ही लीवर की कॉज है लिवर सिरोसिस के, बट मेन जो कॉज होने वाला है, मोस्ट कॉमन जो कॉज होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो हेपेटाइटिस बी तो आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ जो ब्लड से ट्रांसफ़र होता है। और जो हेपेटाइटिस सी होता है वो भी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन्स ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। एंड वायरल हेपेटाइटिस इससे भी होता है लिवर सिरोसिस, बट इसका मोस्ट कॉमन कॉज नहीं कह सकते। मोस्ट कॉमन कॉज जो रहेगा एडल्ट्स के अंदर वो रहेगा अल्कोहल। अल्कोहल इनटेक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है?
अल्कोहल। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो वायरल हेपेटाइटिस होगा। वायरल हेपेटाइटिस द सेकंड मोस्ट कॉमन, सेकंड प्रायोरिटी पे वायरल हेपेटाइटिस रहेगा। अगर अल्कोहल नहीं है तो वायरल हेपेटाइटिस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल प्रॉब्लम इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल प्रॉब्लम इन इंडिया, तो आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल प्रॉब्लम का बताना है, नहीं कि ब्लाइंडनेस का पूछा है मैंने। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर बताना है। तो बेसिकली आप इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर जो होगा वो विजुअल का प्रॉब्लम होगा इन इंडिया के अंदर। एंड जो मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए अगर ब्लाइंडनेस का बच्चों के अंदर, तो वो होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए ब्लाइंडनेस का तो कैटरेक्ट होता है। और सेकंड प्रायोरिटी पे पूछा जाए तो ग्लूकोमा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट ऑल ऑफ द डिजीज एक्सेप्ट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन है अपने खुद एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन भी मैंने अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट ऑल ऑफ द डिजीज़। बीसीजी का वैक्सीन है जो सभी डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, एक को छोड़ के। तो किससे आपको पता होना चाहिए बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो किससे प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मीन्स यहाँ पे लीवर है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आता है, लीवर से प्रिवेंट करता है बीसीजी का वैक्सीन। और स्प्लीन से प्रिवेंट करता है, एंड देन स्टमक से भी प्रिवेंट करता है। ये तीनों एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। पल्मोनरी मीन्स क्या होता है, लंग्स। तो लंग्स की टीबी जो होती है उससे बीसीजी वैक्सीन कभी प्रिवेंट नहीं करता है, और ये 20 ईयर्स के लिए प्रिवेंट करता है ओनली। बेसिलस कालमेटन ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV एड्स जिसको बोला जाता है, उसका बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बेस्ट इंडिकेटर बताना है। बेस्ट इंडिकेटर या बेस्ट स्क्रीनिंग इंडिकेटर्स कौन सा है। तो बेसिकली आपको पता होगा जब जनरली पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट किया जाता है नॉर्मली, तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट ही करते हैं, नॉट कन्फर्मेटिव। तो यहाँ पे कन्फर्मेटिव जो टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर, कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा है तो वेस्टर्न ब्लॉट होता है। और बच्चों के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो बच्चों के अंदर करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP फुल फॉर्म होती है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका राइट आंसर होने वाला है एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड एलिजा टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर रखा गया है। और जो नॉर्मल जो इंडिकेटर्स है HIV के अंदर नॉर्मल अगर वो CD4 CD8 रेशियो देखते हैं, अगर सिंपल CD4 CD8 रेशियो लेस देन अगर CD4 होती हैं तो HIV को इंडिकेट करती हैं। अगर स्क्रीनिंग पूछा जाए तो एलिजा, और कंफर्म पूछा जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको पता होगा मैंने यहाँ 2 स्टार लगाए हुए हैं। ये गोल्डन, ये एक बोनस क्वेश्चन होने वाला है, बोनस नंबर है ये। तो अ पेशेंट सफ़र फ्रॉम पाइलोरिक स्टेनोसिस विच फाइंडिंग क्लासिकल इंडिकेटर, कौन सी जो फाइंडिंग है वो इंडिकेट कर रही है पाइलोरिक स्टेनोसिस को। तो आपको पता होगा मर्फी साइन जो होता है वो बेसिकली देखने को मिलता है कॉलीलिथियासिस के अंदर देखने को मिलता है। जो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर देखने को मिलता है कॉलीलिथियासिस। तो यहाँ पे आपको राइटिंग पे नहीं जाना, मैं क्या लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड मर्फी साइन नहीं होगा, रॉन्ग। देन नेक्स्ट है डिसकलरेशन अराउंड अम्बलाइकस। अब डिसकलरेशन अराउंड अम्बलाइकस ये भी आपने बेसिकली पेनक्रियाटाइटिस के अंदर पढ़ा होगा, डिसकलरेशन अराउंड अम्बलाइकस। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होने वाला है
प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विथ बिलियस। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो होती है वो किस टाइप की होती है। प्रोजेक्टाइल नॉर्मली आपको पता है कि एग्जाम के अंदर पूछते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस मीन्स प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा। प्रोजेक्टाइल का मीन्स क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मीन्स होता है फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है। देन अब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग तो सबको मालूम है, यहाँ पे सबको मालूम है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विथ नॉन बिलियस या बिलियस। अब इसमें कन्फ्यूजन हो गया, तो इसमें अब दोनों आपको याद होना चाहिए कि इसमें बिलियस होगी या नॉन बिलियस। तो मोस्ट ऑफ जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसके अंदर जो वॉमिटिंग होगी फोर्सफुल वॉमिटिंग वो नॉन बिलियस होती है, इज़ द राइट आंसर। और जो आईसीपी इंक्रीज होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, अगर प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है अगर, तो उस कंडीशन में बिलियस होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विद बिलियस। और इसके अंदर बेसिकली नॉन बिलियस होगी। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है, विच इम्यूनोग्लोबिन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशंस। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा फंक्शन होता है कौन से इम्यूनोग्लोबिन का। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है वो बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, इम्यूनोग्लोबिन ए। और जो नंबर ऑफ ज़्यादा अगर नंबर्स में होते हैं वो आईजीजी होते हैं। और बेसिकली अपना क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होने वाला है, क्योंकि आईजीजी जो होता है वो मदर टू फिटस में ट्रांसफ़र होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए आईजीजी रेस्पॉन्सिबल होता है। जो आईजीएम होता है वो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। एंड जो आईजीई होता है, ई से आप याद रख सकते हैं एलर्जी। जो एलर्जी के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है आईजीई। आईजी इज़ द रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच पैरामीटर क्लोजली मॉनिटर पेशेंट्स टेकिंग ओपियोइड्स एनाल्जेसिक मॉर्फिन। तो डियर फ्रेंड्स ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा पैरामीटर्स यहाँ पे आपको चेक करना है। तो अगर पेशेंट मॉर्फिन पे हैं या ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स पे, पल्स चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, SpO2 करेंगे या रेस्पिरेशन करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो रेस्पिरेशन होने वाला है। अगर इन दोनों का बोथ पूछा जाए तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन डिप्रेशन भी करता है और SpO2। जब रेस्पिरेशन डिप्रेशन होगा तो SpO2 ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। तो अगर इन दोनों के अंदर अगर दोनों ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रेस्पिरेशन को देनी है, क्योंकि रेस्पिरेशन डिप्रेशन करता है, मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ एपिकल पल्स फील इन द 3 ईयर चाइल्ड। 3 ईयर मीन्स टोडलर। टोडलर के अंदर कहाँ पे फील करते हैं एपिकल पल्स को? 4th इंटरकोस्टल राइट साइड, यहाँ पे ऑप्शन आपको पूरा पढ़ना है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड और 5th इंटरकोस्टल लेफ्ट, 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड या 5th इंटरकोस्टल राइट साइड। तो जो बच्चों के अंदर बेसिकली करते हैं वो करते हैं 4th इंटरकोस्टल इधर लेफ्ट साइड के अंदर करते हैं। और जो एडल्ट्स के अंदर अगर पूछा जाए तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड के अंदर करते हैं, एपिकल पल्स को फील करते हैं। सॉरी ऑस्कल्टेट भी करते हैं उसको स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल आर द इन्वेजिव प्रोसीजर एक्सेप्ट वन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि ऑल आर इन्वेजिव प्रोसीजर, सभी इन्वेजिव प्रोसीजर एक को छोड़ के। IM इंजेक्शन, NG ट्यूब इंसर्शन, कैथेटराइजिंग या ECG। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव का मीन्स क्या होता है? इन्वेजिव का मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बॉडी में अगर एंटर किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रोसीजर किया जाता है तो वो इन्वेजिव प्रोसीजर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IM इंजेक्शन होता है, वो अपन बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। और NG ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वो भी जो नोज़ के थ्रू इंसर्ट करते हैं। और कैथेटराइजेशन भी अपन यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करवाया जाता है। तो ये तीनों क्या हो गए? इन्वेजिव प्रोसीजर। यहाँ पे एक्सेप्ट वन है, तो यहाँ पे ECG जो होगा वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर ECG को बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम ऑफ द हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन। तो बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर
CHO के एग्ज़ाम या CRPF जैसे एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। CHO के एग्ज़ाम के अंदर तो बहुत बार पूछा जाता है कि हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन सा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो OPV जो होता है वो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। हीट सेंसिटिव पूछा जाए तो OPV होता है। और मिजल्स का यहाँ पे रोल नहीं है। और विटामिन A जो होता है वो प्रोग्राम में आता है, नॉट अ वैक्सीन। एंड जो TT होता है, टिटनस टॉक्साइड, वो होता है हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन। तो D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल आर द विटामिन के एसोसिएटेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के फिर बताना है कि विटामिन K जो होता है वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर से प्रिवेंट करता है, एक को छोड़ के। तो आपको पता होगा, आपको याद रखने का बेस्ट तरीका होता है 2, 7, 9 और 10। 2, 7, 9, 10 से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 भी है ऑप्शन में, 9 भी है, 7 भी है, बट 2 नहीं है। 2 की जगह क्या है, 3 है। तो 3 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी, जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एम्स रायपुर में पूछा गया था, दिल्ली एम्स में पूछा गया है, सफदरजंग में पूछा गया है। तो बहुत सारा एग्जाम पूछा, BHU के अंदर भी पूछा गया है। करंट जेली लाइक स्टूल आर प्रेजेंट इन विच डिजीज। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटोरिया होता है, स्टेटोरिया का मीन्स होता है फैट इन स्टूल। फैट इन स्टूल मीन्स स्टेटोरिया। देन अगर पूछा जाए पी सूप स्टूल, पी सूप मटर के दाने के समान अगर स्टूल आ रहा है तो वो कौन सी कंडीशन में आता है, टाइफॉइड के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाए रिबन लाइक स्टूल पूछा जाए तो कौन सी डिजीज़ में आता है, हिस्प्रंग्स। और जो अपना राइट आंसर होगा करंट जेली लाइक स्टूल इनटू ससेप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर डेथ नॉन एज। डेथ होने के बाद में ग्रेजुअली अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैलर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस या एल्गर मोर्टिस। तो पैलर मोर्टिस का मीन्स होता है, पैलर का मीन्स होता है पीला, बॉडी का पीला पड़ जाना बॉडी का आफ्टर डेथ। एंड जो राइगर का मीन्स होता है, बेसिकली यहाँ पे राइगर का मीन्स टेम्परेचर नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको गलत यहाँ पे नहीं समझना है। राइगर का मीन्स होता है यहाँ पे स्टिफनेस। तो यहाँ पे मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है आफ्टर डेथ। देन लीवर मोर्टिस का मीन्स होता है, एल से आप याद रख सकते हो लोअर मीन्स ब्लड सेटल डाउन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड सेटल डाउन हो जाता है तो लीवर मोर्टिस बोला जाता है। देन अपना राइट आंसर जो होगा वो एल्गर मोर्टिस होगा। एल्गर मोर्टिस में क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर डेथ नॉन एज अपना एल्गर मोर्टिस। नेक्स्ट 16 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ द अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ बैड सोर। तो बैड सोर का यहाँ पे आपको अर्ली इंडिकेटर बताना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। तो पेन जो होता है वो यहाँ पे अर्ली इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि पेन तो नॉर्मल होता ही है, बट अर्ली इंडिकेटर के अंदर नहीं आता है। डैमेज ऑफ स्किन तो वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग होती है, बट नॉट अर्ली इंडिकेटर। एंड स्कार फॉर्मेशन इज़ द, वो तो लेट कंडीशन होती है। स्कार फॉर्मेशन वुंड के बाद में लेट कंडीशन होती है। तो अपना अर्ली इंडिकेटर होगा रेडनेस इज़ द, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर रेडनेस हो या कलर चेंज का ऑप्शन हो तो भी राइट आंसर होगा कलर चेंज, क्योंकि बेड सोर का अर्ली इंडिकेटर रेडनेस ही होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द 5th वाइटल साइन इन इमरजेंसी कंडीशन। गाइस यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर 5th वाइटल साइन पूछा, बट क्या आगे क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में वाइटल साइन कौन सा होगा। तो यहाँ पे पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन नॉर्मल रूटीन में काउंट होता है। नॉर्मल रूटीन 5th वाइटल साइन पेन को बोला जाता है। टेंडरनेस नहीं होगा, सैडनेस भी नहीं होता है। प्यूपिल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, वो अर्ली इंडिकेटर्स मतलब 5th वाइटल साइन होता है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी अबगार शुड बी चेक विद इन। अबगार आपको पता होना चाहिए कि बेबी के हेल्थ के स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है अबगार।
जिसके अंदर आपको यहाँ पे पता नहीं कब चेक करते हैं, तो यहाँ पे 10 मिनट पे करते हैं, वो बाद में फर्स्ट जो करते हैं 1 आवर पे नहीं करते हैं, रॉन्ग आंसर है ये। फर्स्ट अबकार स्कोरिंग किया जाता है, आफ्टर दैट 1 मिनट पे किया जाता है, सेकंड 5 मिनट पे किया जाता है, देन 10 मिनट पे किया जाता है। तो 3 बार चेक करते हैं अबकार स्कोरिंग। नेक्स्ट 19 नंबर, प्रेशर आर यूज इन ऑटोक्लेविंग मशीन। ऑटोक्लेव मशीन में कितना प्रेशर यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपने जनरली पढ़ा होगा 15 LB। 15 LB का मीन्स होता है 15 पाउंड। पाउंड इज़ द राइट आंसर। 20 पाउंड नहीं होता है, ये भी गलत है। 1500 LB भी नहीं होता है। 1500 LB आपको पता होना चाहिए किसके अंदर यूज़ करते हैं, बेसिकली O2 सिलेंडर के अंदर। O2 सिलेंडर के अंदर 1500 LB यूज़ किया जाता है। 10 पाउंड भी नहीं होता है, रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, हर एग्जाम में पूछते हैं। व्हाट इज़ द थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिगोक्सिन्स। तो डिगोक्सिन का यहाँ पे आपको थेरेप्यूटिक्स लेवल मालूम होना चाहिए कि थेरेप्यूटिक लेवल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू अलग अलग तरीके से पुट की हुई है। तो फर्स्ट आपको मालूम है 3.5 to 5.1 जो वैल्यू होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर। आपको बेसिकली यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट से कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो 3.5 to 5.1 मिली ऑस्मोल जो होती है वो पोटेशियम की वैल्यू होती है। एंड जो 0.8 to 1.2 मिली ऑस्मोल ये रॉन्ग आंसर है, ये इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। एंड 8 to 12 mg पर DL जो होता है वो कैल्शियम की होती है, बेसिकली रेंज 8 to 10 भी होती है और 8 to 12 भी माना जाता है, कई बुकों में अलग अलग होता है। यहाँ पे राइट आंसर होना डिगोक्सिन थेरेप्यूटिक लेवल होने वाला है वो 0.8 to 1.2 नैनोग्राम पर ml इज द राइट आंसर। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेहनत के लिए भी